कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। तो जब शिक्षा लेंगे नहीं तो अपनी बुनियादी जो सवालात है तो उसको हम उठाएंगे कैसे? मुसलमान मुझे लगता है भारत में इसीलिए पैदा हुआ है कि उसे बीजेपी को हराना है। बीजेपी को हराते 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 परिवार तक हारने का नौबत आ गया है कि मुसलमानों का जो स्थिति है वो दलितों से बदतर है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मेघा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं आर्टिकल 14 इंडिया। इस वक्त हम बातचीत करने वाले हैं कलीम शेख जी से। सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जिस प्रकार से पुरजोर मुखालफत करने का काम करते हैं कलीम शेख जी, ये किसी से छुपा नहीं है। लगातार आपने कलीम शेख जी को देखा होगा कि किस प्रकार से सरकार से तीखे सवाल पूछने की हिमाकत करते हैं। तो चलिए कलीम शेख जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस एपिसोड में। और सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगी कि चुनाव इतने समीप है, ऐसे में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूर्वोत्तर से स्टार्ट होके जो है अब उत्तर प्रदेश में भी प्रवेश कर चुकी है। एक तरफ स्मृति ईरानी का जन संवाद रैली चल रही है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। क्या लग रहा है, क्या जिस प्रकार से जन सैलाब उमड़ के आ गया राहुल गांधी जी के इस रैली में, आम जनता कांग्रेस को पसंद कर रही है, भाजपा के होश उड़े पड़े हैं? क्या कहेंगे इस पर? क्या कहेंगे, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार है। और आपने स्मृति ईरानी का नाम लिया, हंसी आती है, हंसी आती है। वो ज़बरदस्ती कंपैरिजन कर रही है राहुल गांधी के साथ ताकि वो हाईलाइट में रहे। नहीं रहेगी तो बीजेपी किक मार देगी उनको, आपको पता ही है। आप वो एक एंकर हैं, पढ़ी लिखी हैं, आप बताइए कि कहीं पर भी स्मृति ईरानी राहुल गांधी से कंपैरिजन हो सकता है क्या? देखिए, आप खुद क्षेत्र में कभी गई नहीं। मैं तो जबरदस्ती में कुछ भी कह सकता हूँ, है ना। लेकिन स्मृति ईरानी जो है, एक मैं तो यही बोलूँगा, हमारे एकदम सीधा सामाजिक लैंग्वेज में बोलते हैं कि दागा हुआ कारतूस है ना। 25 रुपये 12 रुपये किलो चीनी मिलने वाला था अमेठी में, क्या अमेठी की जनता भूल गई है? और जो खुद गैस सिलेंडर लेके सड़क पर बैठती थी तब देखी रहती तब कैसी थी, और अब सिलेंडर का भाव जैसे जैसे बढ़ा वैसे ये कैसी हो गई है, मैं देख ही रही है ना। तो ये भी है, जग जाहिर है। और जन संवाद, इनसे कोई संवाद करना चाहेगा क्या? जिसने मोना ईरानी को धोखा दे दिया वो जनता को धोखा नहीं देगा। मोना ईरानी तो उनकी खास सहेली थी। अभी आप मेरी दोस्त हो फॉर एग्जाम्पल, और आपके पास समझो कुछ है कीमती चीज़, और उसे मैं आपको बेवकूफ़ बना के ले लूँ तो उसे आप क्या कहोगी? गद्दारी कहेंगे। गद्दारी कहोगे। तो ये गद्दार की तरफ कौन देखेगा? अभी देखिए, उनके ही अमेठी के क्षेत्र में कोई एक इमरान करके सरपंच था। वो सरपंच आया, बताया कि हमारे यहाँ पानी की, सिंचाई की, सड़क का प्रॉब्लम है, तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा करने को कह रही थी क्योंकि उसका नाम था इमरान। अच्छा, एक और वीडियो देखा है आपने स्मृति ईरानी का, वायरल हो रहा है, जिसमें पीछे से एक बंदा, मतलब स्मृति ईरानी जो है, कोई लेखराज नाम का बंदा होता है, बैठ जाइए वाला ना। अरे यार, ये लोग देखो क्या कहूँ भाई। अभी मैं तो चाहता हूँ, मैं तो बोलता हूँ मेरे ऊपर भी ईडी सीबीआई लगा देंगे। हाँ, किसी को चुप कराना है तो मैं बार बार कह रहा हूँ, ईडी या तो सीडी। मेरा तो कोई सीडी भी नहीं है, और ईडी ले आओ भाई, हम कहाँ डरते हैं किसी से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप अगर जो भी बात कह रही हैं वो तथ्य होना चाहिए। उसमें तथ्य तो है नहीं इनकी बात में। आज तक जनता से एक भी वादा इनका पूरा हुआ है। और राहुल गांधी से मुकाबले की बात करती हैं। राहुल गांधी के आगे पीछे 50 स्मृति ईरानी घूमती होंगी उनकी तरह, और अभी तो क्लियर भी नहीं हुआ है कि चुनाव लड़ेंगे टाइम भी नहीं देता होगा मिलने के लिए। हकीकत बता रहा हूँ। तो मैं तो राहुल गांधी के पैरों की धूल भी नहीं ये लोग। और दूसरी बात, बीजेपी की क्या बात करोगी? बीजेपी में नेता है क्या? अगर कांग्रेसी न होते तो बीजेपी होती क्या? सारे नेता तो कांग्रेस के हैं बीजेपी में। और अगर एक सरपंच का भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। बीजेपी का तो जो पदाधिकारी या कार्यकर्ता है वो तो सिर्फ दर्री बिछाने के लिए, रेड कारपेट किसके लिए? कांग्रेसियों के लिए। क्योंकि अभी देखिए मध्य प्रदेश में इनका मुख्यमंत्री है, क्या नाम है उनका, यादव जो भी है, वो अभी कमलनाथ के यहाँ पर कुछ, कमलनाथ छिंदवाड़ा से कुछ कार्यकर्ता जो है शामिल हो गए।
तो बोल रहे अभी तो और ये बाकी, इतने खुश हो रहे हो अभी दूसरे तो तुम्हारे कार्यकर्ता नेता फिर संसद में कहते हैं 400 पार टॉयलेट साफ लाएंगे। करेंगे या दर्री बिछाएंगे। उनको चुनाव लड़ने का ख्वाहिश नहीं होगा, इच्छा नहीं होगी, उनको नेता बनने की इच्छा नहीं होगी। लेकिन जब उनको नेता बनने का नौबत आता है तो तुम कहीं और से ले आते हो एडॉप्ट करके। और आज तक महापुरुष भी तो नहीं लाए, एडॉप्ट ही करके लाए। कभी सुभाष चंद्र बोस को लाए तो सुभाष चंद्र बोस की असलियत मालूम पड़ी तो छोड़ दिए, फिर सरदार पटेल की लाए तो असलियत मालूम पड़ी तो छोड़ दिए। तो तुम पहला अपने आप में एक नेता पैदा करो। मेरे को तो ये लगता है संसद में भी ये बोलना चाहिए ना कि 400 पार जो लाने वाले हैं वो किस दम पे लाने वाले हैं, कांग्रेसियों को तोड़ कर लाने मतलब वाले ये हैं। देखिए, दिल्ली से मेरे ख्याल से गुजरात 400 किलोमीटर पार हो सकता है। तो ये दोनों गुजराती वहीं जाने की बात कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार। समझे कि नहीं? जी। अब देखिए, अभी तो चुनाव अमेठी से भी पता नहीं चला है, रायबरेली अमेठी से कौन जो है लड़ने वाला। उससे पहले स्मृति ईरानी इतनी बौखलाई है कि अपने संसदीय क्षेत्र में कभी नहीं गई, और इस समय ही गई है जब उन्होंने देखा कि इतना सैलाब जो है उमड़ पड़ा है राहुल गांधी के इस काफिले में। देखिए, राहुल गांधी की काफिले की जो उत्तर प्रदेश में गई है उसमें भी एक ऑक्सीजन पैदा किया है जनता में राहुल गांधी का। ये आप शायद आपको पता नहीं, जो मैंने ऑब्जर्व किया वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और दर्शकों के आपके। तो एक ऑक्सीजन पैदा कर दिया। वो ऑक्सीजन क्या है? क्योंकि देखिए, मायावती उत्तर प्रदेश में दलितों से लेके जो दबे कुचले उसकी कद्दावर नेता मानी जाती थी, लेकिन आज वो मुंह में दही जमा के बैठी हैं बहन जी। उसके बाद जो है अखिलेश यादव भी खाली ट्विटर पे राजनीति कर रहे हैं। नेता को सड़क पर होना चाहिए। और जिस लोहियावादी की बात करते हैं अखिलेश यादव जी, लेकिन वो आपको पता है लोहिया जी क्या कहते थे, जब सड़कें सुनी हो जाती हैं तो सांसद आवारा हो जाते हैं जी। तो ये बात लोहिया जी का कहा है। और आप लोहिया विचारधारा पर हो, आप सड़क पर नहीं हो, आप ट्विटर पे राजनीति करते हो। तो लोहिया विचारधारा तो राहुल गांधी की है ना, जो सड़क पर आकर के आज पूरी जनता में ऑक्सीजन दे रहा है। जैसे वो मौर्या का देखा आपने। असली समाजवादी जो है वो राहुल गांधी और कांग्रेस है। आई थिंक सो। आप देख भी रही हो वो चीज। ये गठबंधन से असर तो नहीं पड़ गया है कि गठबंधन कर लिया तो असर पड़ गया? देखो, गठबंधन राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को संजीवनी दिया है, मैं ऐसा मानता हूँ। जिस हिसाब से राजनीति होनी चाहिए सड़कों की, वो लोहिया विचारधारा है। लेकिन लोहिया विचारधारा, हम लोहिया वाले, हम लोहियावादी हैं, लेकिन लोहिया पर के विचार पे तो आप चल ही नहीं रहे ना। यहाँ पर थोड़ा सा डिसएग्री में करूंगी। आप देखिए, और दूसरी बात है मायावती की, तुम्हें बात पहले सुन तो लीजिए। तो मायावती जी देखिए, अगर कुंवर दानिश अली को रमेश बिदोड़ी गाली देता है, अपशब्द कहता है संसद के अंदर, मायावती जो है अपने सांसद को ना डिफेंड करके डायरेक्ट सांसद पे पार्टी विरोधी गतिविधि बता करके उसे बाहर कर देती हैं, जबकि उनको बोलना चाहिए। तो ये तो कारण उनको बताना पड़ेगा ना चुनाव में भी और जनता को भी कि क्या कारण है कि तुम इस तरह से जनता के मुद्दों पर नहीं बोल रही हो। कहीं दलितों पे अत्याचार हो रहा है तो चंद्रशेखर रावण वहाँ पर आके खड़ा हो रहा है, आप कहीं नहीं दिख रही हो। तो ये सब जवाब देना पड़ेगा मायावती को। ऐसा नहीं है कि आप इनके भी अंधभक्त हैं, मायावती को कुछ बोल दो तो बुरा लग जाता, माँ बहन पे उतर आते हैं। ये भी ये बहुजनों का सहारा लेकर कर नहीं रहे हैं, लेकिन एक जो है राजनीति चल रही है नाम लेके। चलिए, आपने दानिश अली का जिक्र किया है, तो किस प्रकार से रमेश बिदूड़ी ने जो ये बात कही कि आतंकवादी है, अराजकता फैलाते हैं और पता नहीं क्या क्या, न जाने क्या क्या शब्द बोला जो मैं इस्तेमाल भी नहीं कर सकती। मुस्लिमों की बात कर लेते हैं, तो क्या लगता है इस समय मुसलमान, आप भी एक मुसलमान हैं, तो बतौर मुसलमान आपको क्या लगता है कि मुसलमानों की स्थिति इस मुल्क में क्या रह चुकी है? क्योंकि मुसलमानों की स्थिति इसलिए दुर्दशा बुरा है कि आप अभी मैंने एक डेटा पढ़ा था जिसमें इनकी साक्षरता जो दर है ये 42.87% है। और साक्षरता निरक्षरता कितना है? 42.87% है। तो आप इससे ही आंकड़ा लगा लीजिए कि जब हम शिक्षा नहीं लेंगे। देखिए, हमारे धर्म की बात करूं, अगर मैं अपने कुरान की बात करूं तो कुरान के अंदर हर जगह कई बार शब्द आया है इकरा। तो इकरा का मतलब होता है पढ़ो, ठीक है। और वही चीज़ भीमराव अंबेडकर जी कहते थे मराठी में, मैं महाराष्ट्रियन हूँ, तो मराठी में भी कहते थे कि शिक्षित हुआ, संगठित हुआ, मंग संघर्ष करा। आपने पता, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो शिक्षा पर जोर उन्होंने भी दिया। और भीमराव अंबेडकर जी ने तो यहाँ तक भी कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। तो जब शिक्षा लेंगे नहीं तो
तो अपनी बुनियादी जो सवालात है तो उसको हम उठाएंगे कैसे? तो आप देखिए ना, मुझे हमारी जो कौम है, हम देखिए कितनों को बुरा भी लग जाता है, लेकिन हमारी जो कौम है उसमें जो है ना बहुत से ज़्यादा जो है धर्म के प्रति ज़्यादा झुकाव है, जबकि नहीं झुकाव होना चाहिए। लेकिन देखिए हमारे नबी ने भी कहा है कि दीन भी सीखो दुनिया भी सीखो। तो दीन का मतलब हो गया हमारा जो धार्मिक किताबें वगैरह है, और दुनिया का मतलब हो गया ये। तो हमको, और देखिए सियासत में हिस्सा लेने का जोर भी हमारे नबी ने दिया है, लेकिन हम शिक्षा कहाँ और सियासत में हिस्सा कहाँ ले रहे हैं? बिल्कुल, ये जो कट्टरपंथी सोच है, बेशक मुसलमान में हो, हिंदुत्व में हो या किसी भी धर्म में हो, ये कट्टरवादी सोच जब हम देश से ऊपर धर्म को रखते हैं तो विनाश की ओर हम चले जाते हैं। और इसमें भी लड़कियां 10वीं पढ़ ली तो चलो घर में बैठ जाओ, 12वीं पढ़ ली चलो घर में बैठ जाओ, लड़का 10वीं 12वीं कर लिया तो चलो दुबई सऊदी चले जाओ, जाओ वहाँ प्लम्बर का काम करो, सिलाई करो, बकरी चराओ, ऊँट चराओ। इस सब मेंटलिटी से जब हम बाहर निकलेंगे, जब हम एजुकेशन में घुसेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो मैं अगर आंकड़ा झूठ लगे जो मैंने 42.87% का आंकड़ा दिया, ये जाकर के आप फाइंड आउट करो असाक्षरता दर हमारा कितना है जी। तो पहला शिक्षित होंगे तब हम गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। जब हम नीट में घुसते ही नहीं है ना, पेपर ही नहीं देंगे तो फिर हम कैसे होंगे? बिल्कुल, शिक्षा तो एक अहम पहलू है और सब प्राथमिक है, लेकिन दूसरी ओर ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि सरकार किस प्रकार से राजनीतिकरण करती है। क्योंकि हिंदुत्व की अगर मैं बात करूं तो हिंदू में अभी भी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव में जो है दलित को, ब्राह्मण को और ओबीसी को बना दिया जाता है, लेकिन मुसलमानों की जगह क्यों नहीं है, ये लीडरशिप क्यों नहीं? मुसलमान इस बात पर भी है, मुसलमान मुझे लगता है भारत में इसीलिए पैदा हुआ है कि उसे बीजेपी को हराना है। अपना खुद का मुस्तकबिल नहीं सोचना है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल नहीं सोचना है, करना क्या है, सिर्फ बीजेपी को हराना है। और बीजेपी को हराते 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 परिवार तक हारने का नौबत आ गया है। आप देखिए ना इनकी स्थिति क्या है। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि राजनेता करते क्या कमेटी का भी रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए ना, उसमें भी मनमोहन सिंह के टाइम पे था ना, तो उसमें क्या क्या कहा गया कि मुसलमानों का जो स्थिति है वो दलितों से बदतर है ये बात। बिल्कुल। तो फिर कभी भी अगर हम नहीं सुधरे, शिक्षा ही हमारे जो मुस्तकबिल बदल सकती है, जब हमारे बच्चे शिक्षित होंगे। और भीमराव अम्बेडकर जी कहते थे कि जब एक घर में कोई एक महिलाएं शिक्षित होती हैं तो 7 पीढ़ियां शिक्षित पैदा होती हैं। तो हम अपने बच्चियों को पढ़ाते नहीं हैं, 10वीं 12वीं कर लिया, घर में बैठ के शादी कर दिया। इस मेंटलिटी से बाहर आओ, मेरा ये कहना है जी। तो सुना आपने किस प्रकार से कलीम शेख जी ने इस बात पर जो है बार बार जोर दिया कि अगर मुसलमानों को नेतृत्व अपना करना है और सचमुच देश में बतौर राजनेता के तौर पर या राजनीति में एक अहम हिस्सा लेना है तो सबसे पहले जागरूकता आनी चाहिए, और जागरूकता तभी आएगी जब हम सब शिक्षित होंगे। शिक्षा पर जोर दिया है कलीम शेख जी ने, और सवाल भी आपने सुना किस प्रकार से जो है अमेठी को लेकर करारी जो है जवाब देते हुए कलीम शेख जी नजर आए हैं। कलीम शेख जी की इस टिप्पणी पर, इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलती हूं आपसे कलीम शेख जी के साथ एक और ऐसे ही एपिसोड के साथ। अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।